हेलो जी, वेलकम टू कोड हेल्प। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 को, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीएसएस के बारे में, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने एचटीएमएल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको एचटीएमएल के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो चुकी है लास्ट के 13 लेक्चर से। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी खुद से डेवलप किए, आपको होमवर्क में भी दिए गए थे, और आपको लेक्चर्स में भी हमने कंप्लीट सारे के सारे प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। लेट्स से कि आपको देखना है कि कहाँ पर बातें हो रही हैं। भैया मैं तो नया स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं, आपको जाना है यूट्यूब पे और कोड हेल्प पे जाके आपको सर्च करना है। ये देखिए प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हमारी वेब डेव वाली प्लेलिस्ट, और यहाँ पर आप इस सारे के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आप सारे के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एचटीएमएल वाला पार्ट कंप्लीट नहीं किया तो कृपा करके जाएं और कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस के बारे में, और बहुत इन डेप्थ डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सीएसएस होता क्या है, डिफरेंट वेज टू ऐड सीएसएस क्या क्या अवेलेबल है, कैसे इंटरनल सीएसएस बनती है, कैसे इनलाइन सीएसएस बनती है, कैसे एक्सटर्नल सीएसएस आप ऐड कर सकते हो। हम बात करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर, जो भी टैग्स हमने अब तक सीखे हैं उनके ऊपर सीएसएस में कैसे डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें सीखने को है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के लेक्चर को, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला, जो कि है व्हाट इज सीएसएस। चलो, मैंने कहा व्हाट वाला पार्ट और डिस्कस करेंगे, पर पहले क्या पढ़ चुके हो? आपने बोला भैया एचटीएमएल पढ़ चुके हैं, तो मैंने कहा चलो एचटीएमएल पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो एचटीएमएल की बात करते हैं। एचटीएमएल में अगर आपसे पूछो एचटीएमएल क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़ करते हैं इसको, तो आपका जवाब क्या होगा? भैया इससे मैं अपने वेब पेज को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इससे मैं अपने वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इससे मैं अपने वेब पेज को एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इससे मैं अपने वेब पेज में सिमेंटिक्स ऐड करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एचटीएमएल की जब बात करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ भाई इससे मैं ये पर्टिकुलर काम करता हूँ। पर जब सीएसएस की बात आती है तो मैं क्या कहूँ कि सीएसएस क्यों यूज़ करते हैं? नाम से क्या पता लग रहा है, स्टाइल शीट। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुझे क्लियर हो रही है कि भाई सीएसएस जो है उसका काम क्या होगा। जब भी मुझे कुछ अपीयरेंस रिलेटेड चीज़ों पर वर्क करना है, मुझे अपने पेज की अपीयरेंस को एनहांस करना है, इंप्रूव करना है, कलर चेंज करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है, टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज जिससे आप स्टाइलिंग कर रहे हो, जिससे आप विजुअल अपीयरेंस के अंदर कोई चेंजेस ला रहे हो, ठीक है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को जैसी वो दिखती है उससे और इंप्रूव कर रहे हो, कुछ और विजुअल चेंजेस उसमें ऐड कर रहे हो, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी कौन लेता है? वो सारी की सारी जिम्मेदारी सीएसएस लेता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, सो नाम थोड़ा सा ऐसा डरावना सा है इसका, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। समझते हैं, ब्रेक करते हैं इसको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्टाइल शीट से हमें क्या समझ में आता है कि मान लो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होगा या एक प्रकार की शीट होगी जहाँ पर कुछ स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन एडेड होगी। ठीक है, तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर बता रखी होगी और उन प्रॉपर्टीज से कुछ ना कुछ वैल्यूज आपने असाइन कर रखी होगी। एग्जाम्पल के लिए आपने बोल रखा होगा कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है ना, ये मेरी एक प्रॉपर्टी हो गई और इसकी वैल्यू क्या असाइन कर दी मैंने? रेड कर दी। या मैंने बोला मेरे टेक्स्ट का कलर जो है ना, टेक्स्ट के कलर की वैल्यू मैंने क्या कर दी? येलो कर दी। या मैंने बोला मेरा बॉर्डर है ना, मेरा बॉर्डर मैंने क्रिएट कर दिया 1 पिक्सल का। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैं कुछ प्रॉपर्टीज उनकी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसको मैंने कह दिया स्टाइल शीट्स। ठीक है, अब बात आती है कैस्केडिंग की। कैस्केडिंग का क्या मतलब है? मैंने बोला कैस्केडिंग का यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है कि मान लो आपने एक एलिमेंट चूज किया, पैराग्राफ, ठीक है, और आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं। अब लेट्स से आपने 3 डिफरेंट तरीके से इसको स्टाइल कर दिया। एक 3 लोकेशन है जहाँ पे आपने सेम प्रॉपर्टी को स्टाइल कर दिया पैराग्राफ की। एक जगह पे आपने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर ना आप ऐसा करो येलो रख दो। एक जगह पे आपने बोल दिया इसका बैकग्राउंड कलर ना ऐसा करो रेड रख दो। एक जगह आपने बोल दिया इसका बैकग्राउंड कलर ना ऐसा करो ब्लू रख दो। अब सवाल है 3 डिफरेंट जगहों पे आपने सेम प्रॉपर्टी को असाइन करने की कोशिश की, तो मैं कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पिक करूं? ठीक है, तो वहां पर इसका नाम कैस्केडिंग पड़ता है। ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए यहाँ पर ये है, फटाफट से आके गूगल सर्च करना, आपको 2 मिनट का काम है बस। आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, सीएसएस है, ये किन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ऐसे मेरे पास मल्टीपल जगह पे असाइनमेंट हुआ पड़ा होता है तो किन 4 फैक्टर्स के आधार पर ये बताती है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी को पिक करना है, कौन सी प्रॉपर्टी को पिक नहीं करना है। तो आपको 4 फैक्टर ढूंढ के लाने हैं, फटाफट से ढूंढना है इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी तक इस पूरे डिस्कशन का तात्पर्य सिर्फ इतना निकला है कि भाई कैस्केडिंग स्टाइल शीट कुछ ऐसा, मेरे पास एक टेक्स्ट है, ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसी कोई फाइल है मेरे पास जहाँ पर मेरे वेब पेज को स्टाइल कैसे किया जाए, जहाँ पर मेरी वेब पेज की अपीयरेंस में चेंजेस कैसे लाए जाएं, वो रिटन है, वहाँ पर वो बताया गया है, वहाँ पे वो लिख दिया गया है। ठीक
ठीक है जी। अभी समझाएंगे आपको, चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल डेप्थ में समझ में आएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई CSS जो है एक ऐसी फाइल होगी, एक ऐसा टेक्स्ट सेक्शन होगा, एक ऐसा एरिया होगा, ऐसा पार्ट ऑफ कोड होगा जहाँ पर मैंने अपने वेब पेज को कैसे स्टाइल करना है ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड की होगी। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरे पास CSS ऐड करने के डिफरेंट तरीके कौन कौन से अवेलेबल हैं। मैंने कहा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने कहा मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं CSS को ऐड करने के। मैंने कहा मैं चाहूँ तो मैं इनलाइन CSS ऐड कर सकता हूँ, मैंने कहा मैं चाहूँ तो मैं इंटरनल CSS भी ऐड कर सकता हूँ, और मैंने कहा मैं चाहूँ तो मैं एक्सटर्नल CSS भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जनरली आपको ऐसा लगेगा अभी थोड़ी देर में कि यार ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, परिभाषा तरीका सबसे बेस्ट नहीं है, और आपको लगेगा कि यार ये वाला तरीका मज़ा नहीं आ रहा, पर यही वाला तरीका मेजॉरिटी केसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फटाफट समझते हैं क्या क्या हैं डिफरेंट तरीके CSS को ऐड करने के लिए। उसके लिए फटाफट अपना आज की क्लास का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 13, ठीक है। और लेक्चर नंबर 13 के अंदर फटाफट अपने एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, index.html। और हमने क्या बोला कि यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड फटाफट से ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि लेट से मैं यहाँ पे कुछ एक रैंडम से कुछ टैग्स ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला जी ये मेरी हेडिंग हो गई। हेडिंग के अंदर हमने क्या लिख दिया, वेलकम टू कोड हेल्प। बहुत बढ़िया, पहला काम डन। और सेकंड मैंने क्या बोला कि मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल दिया कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। कितने वर्ड, मैंने बोला लॉरेम 20, तो यहाँ पे 20 वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। हो गए, चलो बहुत बढ़िया। मैंने बोला यार मेरे को ना एक और पैराग्राफ ऐड करना है, इस बार पर 30 वर्ड रखूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बोला लॉरेम 30 वर्ड्स आ गए मेरे पास। अब मैंने बोला एक पैराग्राफ और ऐड करना है, जहाँ मैंने बोला कि मैं 50 वर्ड रखूँगा और लॉरेम 50। चलो, तो ये मैंने अपने एक वेब पेज क्रिएट कर लिया जहाँ पर एक हेडिंग नज़र मुझे आ रही है, जहाँ पर 3 पैराग्राफ मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेट से एक फुटर भी ऐड कर दिया। मैंने बोला फुटर, और मैंने बोल दिया आई एम फुटर, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, कुछ भी ऐसा रैंडम सा क्रिएट कर दिया। अब मैंने इस पूरे के पूरे कोड को एक बार रन किया, गो लाइव किया, लाइव सर्वर पे चलाते हैं इसको फटाफट। तो ऐसा कुछ बन के आ रहा है, ठीक है। ये मेरी हेडिंग आ गई, ये मेरे 3 पैराग्राफ आ गए, और ये मेरा फुटर आ गया। चलो इतनी बात समझ में आती है। पर ये तो HTML है भाई, ये तो पहले से आता था हमको, इसमें कुछ नया थोड़ी पढ़ाया आपने। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इसकी CSS ऐड करना मैं आपको सिखा रहा था। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, हम इनलाइन CSS की बात करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि बेटा हम बात करेंगे इनलाइन CSS के बारे में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, और मैंने कहा मुझे इनलाइन CSS ऐड करनी है। कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर स्टाइल का यूज़ करना है। आपने बोला स्टाइल, और आपने स्टाइल के अंदर लेट्स से यहाँ पे ऐड कर दिया बैकग्राउंड कलर। आपने बोल दिया बैकग्राउंड कलर येलो। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने टैग के अंदर ही, आपने इस टैग के अंदर ही स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। आपने इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। आपने बोला कि इस वाले पैराग्राफ के लिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप एक्टिवेट कर दो। तो यानी ये वाला पैराग्राफ जो है, इसका बैकग्राउंड कलर अब येलो हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार, क्या येलो हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS, ठीक है। ऐसे लेट से मैं यहाँ पे जाऊँ, सेकंड वाले पैराग्राफ में मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ स्टाइल, और मैंने बोल दिया यहाँ पे जो मेरे टेक्स्ट का कलर है ना भाई, उसको आप ऐसा कर दो एक्वा। तो सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर मेरे टेक्स्ट का कलर एक्वा हो जाना चाहिए। क्या हुआ? बिल्कुल हो गया। तो हमने 2 बार देख लिया कैसे आप इनलाइन CSS ऐड कर सकते हो। चलो ये बात क्लियर हो गई हमें। सेकंड पार्ट कौन सा था हमारे पास, इनलाइन समझ में आ गई। अब इंटरनल CSS देखना है, ये भी आसान तरीका है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे गया और मैंने बोला कि यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ कर लिया, और मैंने सिंपल से एक बात बोली कि यार जो भी मेरा H1 टैग है ना, जो भी मेरा H1 टैग है, उस H1 टैग के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। मैंने सिंपल से एक बात बोली, मेरे H1 टैग के लिए आप क्या करें, मेरे H1 टैग के लिए आप टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दें। मैंने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पर कलर को ग्रीन कर दिया। चलो चेक करते हैं। तो हमने बोला इस प्रकार से जो आप स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके कह रहे हैं कि H1 टैग की कलर वाली प्रॉपर्टी यानी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ग्रीन मार्क कर दो। तो क्या मेरी हेडिंग ग्रीन कलर की हो गई? जी हाँ बिल्कुल हो गई। तो आपने जस्ट अभी सीखा कैसे आप इंटरनल CSS ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो तरीका है इनलाइन CSS, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। भैया नहीं, हमें तो कन्फ्यूजन नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर ऐड किया हुआ है। लेट्स से कल को आप कुछ कॉम्प्लेक्स यूआईज बनाते हैं, अच्छा यूआईज बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स की भी नीड नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर बहुत बढ़ती जाएंगे, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपका कोड उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, रीडेबिलिटी वाइज बिल्कुल जीरो कोड हो जाएगा, ठीक है।
सो वी विल मेक श्योर कि हम इस तरीके से ना ऐड करें, पर हाँ मेरे को बताना पड़ेगा आपको क्या क्या डिफरेंट वेज हैं। दैट्स मैंने आपको बताया कि इनलाइन सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका डन, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड तरीका मैंने क्या बोला कि यार ये हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल टैग को अगर ऐड करके उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऐड करूँ तो क्या होगा, तो हम उसके द्वारा भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। पर सवाल ये है भैया, ये सिंटैक्स समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। सिंटैक्स क्या है, मैंने लिखा कि H1 और मैंने कुछ ब्रैकेट्स लगाए और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दिया जी कलर जो है वो ग्रीन कर देना। ये क्या सिंटैक्स हुआ भैया, मैंने कहा अभी समझाते हैं। यहाँ पर जो ये पार्ट है जो बता रहा है कि किस एलिमेंट के ऊपर स्टाइल करना है, इसको देख के मुझे अभी क्या पता लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि H1 वाले एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो ये वाले पार्ट को मैं कहता हूँ सिलेक्टर। इसके बारे में बात करेंगे, अभी चिंता मत करो। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि मुझे किस एलिमेंट को स्टाइल करना है, मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है जिसको वो स्टाइलिंग अप्लाई करूं। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये दर्शाते हैं कि भाई इनके अंदर जो भी लिखा हुआ है, इनके अंदर जो भी लिखा हुआ है उस सारे पार्ट को आप कंसीडर करेंगे स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको आप कहते हैं प्रॉपर्टी, कि भाई मेरी टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। और राइट साइड में लिखा हुआ है इसको आप कहते हैं वैल्यू। तो इस प्रकार से आप ये स्टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं कि भाई इस एलिमेंट के ऊपर इस प्रॉपर्टी के लिए ये वाली वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कैसे चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। अब एक कन्फ्यूजन आती है मन में कि भैया गलती से अगर मैंने यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया और लेट से मैंने यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर स्टाइल टैग के अंदर ऐड कर दिया होता। मैंने कहा कैसे, लेट से देखो मैंने बोला एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप मार्क कर दो ब्लू वॉयलेट। अब मुझे बताओ कि इस वाले पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर येलो पिक होगा या फिर बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट पिक होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपल सा बोला स्टाइल टैग के अंदर कि पैराग्राफ की आप बात कर रहे हैं। पैराग्राफ तो ये तीनों के तीनों हैं, पर इस वाले के लिए तो बैकग्राउंड कलर येलो ऐड किया हुआ है, तो येलो आएगा या ब्लू वॉलेट आएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं। नीचे वाला में तो ब्लू वॉलेट आ रहा है पर इसमें येलो ही आ रहा है। नीचे वाला ब्लू वॉलेट क्यों आया, क्योंकि नीचे वालों में तो और कोई बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का क्लैश ही नहीं हुआ। यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी थी नहीं तो सिंगल ये वाली अप्लाई हो गई। अगेन यहाँ पर भी कोई बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी अप्लाई की नहीं है तो सिंगल ये वाली अप्लाई होगी। तो नीचे वाले दो में आपका ब्लू वॉलेट कलर आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। पर यहाँ पर येलो क्यों आ रहा है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब भी कंपटीशन होगा कि स्टाइल टैग के अंदर आपने कोई सेम प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है और इनलाइन सीएसएस के अंदर भी आपने कोई सेम प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है, तो हमेशा जीत किसकी होगी, जो भी आपने इनलाइन सीएसएस के अंदर ऐड किया होगा हमेशा वो जीतेगा। तो यहाँ पर कंपटीशन किसका था कि पैराग्राफ में ब्लू वॉलेट का बैकग्राउंड बनाओ और पैराग्राफ में येलो बैकग्राउंड बनाओ। तो हमने बोला कि भाई इनलाइन सीएसएस जीतेगी तो येलो बैकग्राउंड बन गया। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। पर लेट से नहीं भैया मेरे को तो यही जिताना है, आपका रूल कहता होगा कि इनलाइन सीएसएस को जिताओ पर मेरे को तो इसी पैराग्राफ को जिताना है। मैंने कहा ये भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाके इंपॉर्टेंट मार्क करना है। आपने लिख दिया एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इंपॉर्टेंट। अब जो आपका येलो बैकग्राउंड था वो हट जाएगा और ये ब्लू वॉलेट ही लगेगा। आपने बोल दिया इंपॉर्टेंट लिख के कि भाई यही बैकग्राउंड कलर ही सुप्रीम है, आपको इसको ही अप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी आपने रूल देखे हुए सारे के सारे रूल भूल जाओ, आप बस ये वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो, ठीक है। तो हमने देखा ये भी ब्लू वॉलेट हो गया, बढ़िया। तो रूल वाइज हमें पता है कि इनलाइन सीएसएस जीतेगी ओवर इंटरनल सीएसएस, बट हाँ इफ़ वी वांट के इंटरनल सीएसएस को जिताना है ज़बरदस्ती तो हम इंपॉर्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो इनलाइन सीएसएस की बात हो गई, ठीक है, और इंटरनल सीएसएस की भी बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब एक्सटर्नल सीएसएस की बात हम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मुझे यहाँ पर एक सीएसएस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, मैंने नाम रख दिया जी इसका नाम babbar.css, ठीक है। ऐसा करके मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। पर अगेन जब भी मुझे एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करनी है आई हैव टू मेक श्योर कि मैं 2 स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। कौन से 2 स्टेप्स हैं वो बात कर लेते हैं फटाफट उनके बारे में। तो मैंने कहा जब भी मैं एक्सटर्नल की बात करूँगा 2 स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। पहला कि आपको सीएसएस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, आपने एक सीएसएस फाइल क्रिएट कर ली। सेकंड आपको लिंक करना पड़ेगा उस सीएसएस फाइल को आपकी HTML फाइल के साथ, ठीक है। तो ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप हमने अभी कंप्लीट कर लिया कि भाई ये babbar.css फाइल हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। आपको कुछ और नाम देना हो तो आप नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, मुझे इसको लिंक करना है। तो लिंक करना तो ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने। आपने लिखा लिंक और लिंक CSS करके आपने ये लिंक कर दी। बस यहाँ पे नाम चेंज कर देना, स्टाइल की जगह आपने क्या लिख दिया, babbar.css, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने ये एक्सटर्नल CSS की फाइल को लिंक कर दिया अपनी HTML की फाइल के साथ। अगेन ये भी आपको हेड टैग के अंदर ही करना है जैसे आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो आपने यहाँ पर क्या बोला, आपने यहाँ पर बोला कि H1 टैग की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज चूज कर लिया, ठीक है। और फॉन्ट साइज के अंदर मैंने क्या बोल दिया कि भाई स्मॉलर, मैंने बहुत स्मॉल कर दिया। इसको चेक करते हैं फटाफट, तो ये स्मॉल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कैसे मैं एक्सटर्नल CSS का यूज़ करके भी चेंजेस कर सकता हूँ। या फिर लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया,
टेक्स्ट अलाइन, मैंने बोल दिया सेंटर, तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन करो। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा वेलकम टू कोड हेल्प सेंटर में अलाइन हो गया। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं है। अभी भैया टेक्स्ट लाइन तो हमें पता ही नहीं था, फॉन्ट साइज तो हमें पता ही नहीं, याद करना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं, अभी कोड करते 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 हमें आदत पड़ जाएगी, हम सीख जाएंगे इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा कि आपने एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर CSS अप्लाई कर दी है और आपने CSS फाइल को लाइन नंबर 8 पे लिंक कर दिया है और आप अकॉर्डिंगली चेंजेस यहाँ पर UI पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब फिर से वही डाउट आता है कि मान लो आपने इस वाले में बैकग्राउंड कलर मेंशन किया हुआ है और आपने इंटरनल CSS के अंदर भी मेंशन किया हुआ है और आपने मान लो एक्सटर्नल CSS के अंदर भी बैकग्राउंड कलर मेंशन किया हुआ है पैराग्राफ का, तो इस केस में क्या होगा? मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। तो हमने बोला पैराग्राफ और बैकग्राउंड कलर हमने लेट से एक्वा कर दिया, एक्वा मरीन कर दिया। चलो ठीक है, तो मेरे पास 3 कलर हो गए। ये वाला इनलाइन CSS कहता है कि भाई येलो कलर करना, इंटरनल CSS कहता है कि ब्लू वॉयलेट कलर करना और एक्सटर्नल CSS कहता है कि भाई एक्वा मरीन कलर करना। चेक करते हैं UI को, UI पर ब्लू वॉलेट आ रहा है। क्यों आ रहा है ब्लू वॉलेट? क्योंकि भैया आपने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट हटा देता हूँ। अब बताओ, ये कहता है येलो करो, ये कहता है ब्लू वॉलेट करो और ये वाला क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एक्वा मरीन करो। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है। भैया येलो ही आ रहा है, तो हमें क्या पता लगा जीत किसकी हो रही है? हमेशा जीत तो भैया येलो की हो रही है। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, येलो हटा दो। फिर देखते हैं कि इनलाइन CSS का तो मुझे पता है कि चलो ये सबसे पास है मेरे एलिमेंट के, तो मैं इनलाइन CSS अप्लाई कर दूंगा। पर लेट से कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तब क्या होता? लेट से मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इस वाले पैराग्राफ की बात कर लेता हूँ, तीसरे वाले पैराग्राफ की। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ भी एडेड नहीं है। आपने बस सीधा सीधा बोला पैराग्राफ में ब्लू वॉलेट कलर ऐड करो और यहाँ पे आपने बोला पैराग्राफ के अंदर एक्वा मरीन कलर ऐड करो। तो ब्लू वॉलेट और एक्वा मरीन में से कौन जीतेगा? हमने बोला कि ब्लू वॉलेट जीत गया। क्यों? क्योंकि भैया आपका क्या हुआ, ये अगर ऑर्डर वाइज अगर हम देखें सबसे पहले आपने यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की तो कलर हो गया बैकग्राउंड का एक्वा मरीन जैसा आपने सेट किया हुआ है। फिर आपने यहाँ पे सेट करने की कोशिश की तो कलर आपका हो गया ब्लू वॉलेट। बट अगर यहाँ पर मैं इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दूँ, इसको हटा के अगर मैं नीचे लिख देता तो इसको हटा के अगर नीचे लिखता तो ये एक्वा मरीन हो गया। तो ऑर्डरिंग वाइज आपका CSS यहाँ पर चल रहा है कि भाई पहले आपने इसको रन कर दिया तो आपका कलर ब्लू वॉलेट हो गया, फिर आपने इसको रन कर दिया तो आपका कलर एक्वा मरीन हो गया। इस प्रकार से आपका काम चल रहा है। अगेन आपको पता ऑलरेडी, अगर आपको इसको स्पेसिफिकली मार्क करना है कि भाई इसको ही मुझे कलर को यूज़ करना, तो आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने सीखी, फटाफट से चलते हैं। यहाँ पे हमने तीनों प्रकार से CSS ऐड करने के तरीके को सीखा। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कैसे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा। तो हमने बोला कि हम सबसे पहले बात कर रहे थे इनलाइन CSS के बारे में कि इनलाइन CSS क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, कुछ भी नहीं है, जो भी आपका टैग है, जैसे यहाँ पे कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉरम इज़ गुड, ऐसा कुछ भी आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आपका ये पैराग्राफ टैग यहाँ पर एंड हो गया। तो इसके अंदर आप ऐसे स्टाइल का यूज़ करते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं कि भाई मेरा जो कलर होगा वो रेड होगा, या जो भी आप कॉलन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कॉलन है कि नहीं। ठीक है, ऑटो सजेशन यूज़ करने का यही इशू है ना, तो यहाँ पे आप इक्वल टू साइन का ही यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलन का ही यूज़ कर रहे हैं। बढ़िया, वापस चलते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर कॉलन और रेड, और हमने इस प्रकार से बता दिया। तो जब इस प्रकार से आप ऐड करते हैं अपनी स्टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको मैं कहता हूँ इनलाइन CSS, कि आपने एलिमेंट के अंदर ही बता दिया क्या CSS ऐड करनी है। सेकंड तरीका मैंने बात करी, मैंने बोला इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर आप क्या करते हैं, इंटरनल CSS के अंदर आप जाते हैं हेड टैग के अंदर, और हेड टैग के अंदर आप क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर आपके पास एक स्टाइल टैग होगा या आप क्रिएट करेंगे, और उस स्टाइल टैग के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इस पैराग्राफ के लिए या फिर इस हेडिंग के लिए मैं ये कुछ प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, ख़त्म। ठीक है, इस प्रकार से आपने अगर ऐड किया है तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इंटरनल CSS। ठीक है, तो आपको इनलाइन CSS समझ में आती है, आप एलिमेंट के अंदर ही CSS ऐड कर रहे हैं। आपको इंटरनल CSS समझ में आती है, आप अपने स्टाइल टैग के अंदर जो कि हेड टैग के अंदर उसमें CSS ऐड कर रहे हैं। एंड एट द एंड जो लास्ट तरीका हमने सीखा वो था एक्सटर्नल CSS, जहाँ पे आप किस प्रकार से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने बोला कि ये रही मेरी एक्सटर्नल CSS, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अलग से एक फाइल क्रिएट की, .css फाइल अलग से क्रिएट की। यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा लॉजिक लिख दिया, जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर मुझे ऐड करने हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला, इस CSS फाइल को मैंने अपनी HTML फाइल के साथ लिंक कर दिया यूजिंग लिंक टैग। ठीक है, खत्म। आपको जो भी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है आप यहाँ पे करो। जनरली ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न मेंटेन्ड है। ठीक है, CSS की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने अलग रख दी है और HTML की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने अलग रख दी है। आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला प्रिंसिपल यहाँ पर बिल्कुल बिंदास बैठ रहा है। ठीक है जी,
तो ये 3 तरीके आपने देखे किस प्रकार चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप अभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी पहली वीडियो है CSS की, तो एकदम से आपको राजा नहीं बना सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी प्रजा बनो थोड़ा सा। अभी आगे बढ़ते हुए मैंने क्या बोला, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है उसका नाम है सिलेक्टर्स। जो भी थोड़ी देर पहले समझाया था उसी को और इन डेप्थ समझने वाले हैं, किस किस प्रकार से आप एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। मैंने बोला सिलेक्टर्स होता क्या है, व्हाट इज सिलेक्टर। मैंने बोला सिलेक्टर एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। सिलेक्टर एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और उसको स्टाइल कर सकते हैं। जो भी CSS कॉन्फ़िगरेशन आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। दोबारा समझते हैं, सिलेक्टर मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मैं किसी भी HTML एलिमेंट को या मल्टीपल HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकता हूँ और उनके ऊपर अपनी मनचाही CSS को अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास यहाँ पर के एलिमेंट सिलेक्टर है, जहाँ पर लेट से मैं कुछ टैग, स्पेसिफिक टैग्स की बात करें, अगर टैग के नाम के आधार पर बेसिकली मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ टैग्स को, एलिमेंट्स को, कि पैराग्राफ पकड़ लिया P टैग का यूज़ करके, H1 पकड़ लिया H1 टैग का यूज़ करके, आर्टिकल पकड़ लिया आर्टिकल टैग का यूज़ करके, इनको स्पेसिफिकली स्टाइल कर सकता हूँ। अभी समझ में अच्छे से आएगा जब कोड करेंगे। मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर है, मेरे पास ID सिलेक्टर है। लेट से मैंने किसी एलिमेंट के ऊपर ID अप्लाई कर रखी है, उस ID का यूज़ करके कैसे मैं CSS ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास एक क्लास सिलेक्टर है कि मैंने कोई एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है, उस एलिमेंट को मैंने क्लास असाइन की हुई है, कैसे मैं क्लास का यूज़ करके उसमें CSS अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास ग्रुप सिलेक्टर भी है, ठीक है। तो मैं इन चारों का यूज़ करके आपके किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं। एलिमेंट्स का मतलब बेसिकली हम टैग्स का नाम यूज़ करने वाले हैं। मैंने P का यूज़ कर लिया, H1 का यूज़ कर लिया, मैंने आर्टिकल का यूज़ कर लिया, मैंने सेक्शन का यूज़ कर लिया, मैंने H1 का यूज़ कर लिया। तो ऐसे टैग्स का सीधा सीधा मैं नाम लूँगा, और स्टाइल कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी पैराग्राफ टैग यूज़ हुआ है उस हर पैराग्राफ के ऊपर वो स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाएगी। जहाँ भी मेरे HTML डॉक के अंदर आर्टिकल टैग यूज़ हुआ है, हर आर्टिकल टैग के ऊपर वो स्टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाएगी। जहाँ जहाँ सेक्शन यूज़ हुआ है, हर सेक्शन के ऊपर वो स्टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाएगी। समझते हैं कैसे? वैसे समझ में थोड़ा सा आया होगा, पर चलो फिर से एक बार समझते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी के लिए ये सारा का सारा कमेंट कर दिया कि चलो शुरू से कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर भी कमेंट कर दिया। देखो यहाँ पर कमेंट करने का तरीका HTML के अंदर ऐसा होता है। अगर CSS की बात करें तो लेट से मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया हेलो जी, और इसको मुझे कमेंट करना है, तो अगेन तरीका तो वही है, आप इसको सिलेक्ट करके कमांड स्लैश कर दें, बट हाँ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो कमेंट्स का हमने देख लिया। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम अलग से एक डॉक्यूमेंट दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। मैंने फिर से एक बार दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करी। मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास आ गया एक H1 टैग, जहाँ मैंने बोल दिया वेलकम टू कोड हेल्प 2.0, और मैंने यहाँ पर टू यूज़ कर लिया एक पैराग्राफ, जहाँ मैंने बोल दिया lorem 50 करके टेक्स्ट है मेरे पास। मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया एक आर्टिकल, जहाँ मैंने बोल दिया कि मेरे पास lorem 51 करके टेक्स्ट है, अरे ठीक है। तो ऐसे करके पैराग्राफ यूज़ कर लिया, ऐसे करके आर्टिकल यूज़ कर लिया। लेट से मैंने 2 पैराग्राफ और ऐड कर दिए यहाँ पर, ठीक है। लेट से 2 पैराग्राफ और ऐड कर दिए। मैंने बोला एक और पैराग्राफ, यहाँ मैंने लिख दिया माई नेम इज़ बब्बर, ठीक है भाई। और मैंने यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर बोल दिया माई नेम इज़ बब्बर अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। फटाफट से UI पर चेक करते हैं UI पर कैसा विजिबल है। तो UI पर ऐसा कुछ टेक्स्ट आ रहा है। अभी के लिए मैंने क्या किया, अभी के लिए मैंने ये पूरा का पूरा कमेंट कर दिया, ठीक है। और मैंने ये भी कमेंट कर दिया अभी के लिए, ठीक है। चलो, तो अभी क्या आ रहा है मेरा UI पे कुछ ऐसा आ रहा है। एक मेरे पास हेडिंग आ रही है, 3 मेरे पास पैराग्राफ आ रहे हैं और एक मेरे पास आर्टिकल आ रहा है। बढ़िया। अभी सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर सीखने वाले हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं टैग्स के नाम का यूज़ करके स्टाइलिंग कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सिंपल है, अभी कर देता हूँ फटाफट। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि मेरे पास यहाँ पर 3 पैराग्राफ है। मैंने बोला मैं हर पैराग्राफ का टेक्स्ट रेड कलर का चाहता हूँ। जितने पैराग्राफ मुझे दिख रहे हैं मेरे पूरे वेब पेज के अंदर, सबका कलर रेड कर दो। सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी मैं तुम्हें इंटरनल CSS के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैंने सिंपल सी बात बोली, जितने भी पैराग्राफ हैं तो P टैग का यूज़ कर लिया, एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। P यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर का काम कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी P टैग यूज़ हुए हैं मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उन सभी की प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला P के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जो भी मेरा कलर है ना, वो हमने मार्क कर दिया, ब्राउन मार्क कर दिया, लेट से, ठीक है। उन्होंने ब्राउन मार्क कर दिया। तो देखो सारे पैराग्राफ का कलर ब्राउन हुआ कि नहीं हुआ, मैंने चेक किया। क्या सभी का कलर ब्राउन हुआ? बिल्कुल। भैया इस वाले का नहीं हुआ, बेटा ये आर्टिकल था, ये पैराग्राफ नहीं था। ये आर्टिकल है, ये 3 पैराग्राफ है, हमने खुद डिफाइन किया, भूल गए। तो इस प्रकार हमने सीखा एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिलेक्टर, ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी,
और ये होगी आपकी वैल्यू। ठीक है, मेरा गला खराब है, कल बोलने वाली हालत भी नहीं थी, दैट्स व्हाई मैं शूट नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी भी थोड़ी सा आपको आइडिया लग रहा होगा, नहीं है लगा तो पुरानी वीडियो से कंपेयर कर लेना भाई। तो हमने बोला ठीक है, ये मैं एलिमेंट सिलेक्टर में सीख गया, अब सीखते हैं सेकंड तरीका। अब सीखते हैं सेकंड तरीका। मैंने बोला सेकंड जो तरीका मेरे पास है वो है आईडी सिलेक्टर का। आईडी सिलेक्टर कैसे काम करता है? मैंने कहा बहुत सिंपल है। लेट्स से आपने किसी एलिमेंट को आईडी असाइन कर रखी है, आपने किसी एलिमेंट को आईडी असाइन कर रखी है। ठीक है, तो आप उस आईडी का यूज़ करके उसे स्टाइल कर सकते हैं। बस रूल ये रहेगा कि अगर आप आईडी के द्वारा स्टाइल करना चाहते हैं तो आईडी से पहले आप एक हैश टैग का यूज़ करेंगे। तो आपने बोला हैश टैग आईडी क्या है, ABC, और आप फिर अपनी स्टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी एलिमेंट की आईडी ABC है उसके अंदर ये सारी स्टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दो। तो इस पैराग्राफ की आईडी ABC है तो इसके ऊपर इस सारी की सारी स्टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेगी। तो मैंने कहा कैसे, देखो ऐसे। मैंने बोला देखो ये रहा आर्टिकल, और लेट्स से इसकी आईडी मैंने ऐड कर दी। मैंने बोला इसका नाम रख दिया मैंने आर्टिकल 1, ऐसे करके मैंने इसकी आईडी बना दी। अब मैं आर्टिकल 1 के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ यूजिंग आईडी सिलेक्टर। तो मैंने कहा बहुत आसान है, आईडी कॉपी करो, आईडी कॉपी करो, और आपने यहाँ पे जाकर सिंपल सी बात बोल दी, देखो आईडी का यूज़ करके स्टाइल कर रहे हो, हाँ फिर तो आपको हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा। तो हैशटैग लगाया, आईडी लगाई, और आपने अपने ब्रैकेट्स ऐड कर दिए कि भाई इस प्रकार से अपनी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। मैंने बोला क्या करना चाहते हैं? आपने बोला कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना चाहते हैं। मैंने कहा कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बोला कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी, यहाँ से आपको हैश टैग से पता लगा कि आईडी की बात हो रही है, हैश टैग से आपने ये पता लगा लिया कि आईडी की बात हो रही है। तो आपने बोला कोई भी एलिमेंट जिसकी आईडी आर्टिकल 1 हो उसमें ये प्रॉपर्टी असाइन कर देना। तो मैं फटाफट घूम के गया, मैंने देखा कि आईडी तो सिर्फ इसी की है, ये आर्टिकल 1। ठीक है, आईडी सबकी यूनिक ही होगी। तो आपने क्या किया, इस आर्टिकल के ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर ग्रीन लगा दिया। चेक कर लेते हैं क्या बैकग्राउंड कलर ग्रीन लग गया? हाँ बिल्कुल लग गया, बिल्कुल लग गया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो इस प्रकार से आपका आईडी सिलेक्टर काम कर रहा होता है, इस प्रकार से आपका आईडी सिलेक्टर काम कर रहा होता है। तीसरे सिलेक्टर की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं क्लास सिलेक्टर के बारे में। चलो वो देख लेते हैं एक बार क्लास सिलेक्टर के बारे में। तो अगेन बहुत सिंपल है, क्लास जो होती है आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि अगर आप चाहें तो मल्टीपल, जैसे आईडी तो है तो आप आईडी एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी बनाएंगे। ठीक है, पर बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम क्लास हो सकती है, बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम आईडी नहीं हो सकती, पर बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम क्लास तो हो सकती है। तो मैंने बोला मेरे पास यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने तीनों को एक क्लास से तीनों के अंदर एक क्लास इंसर्ट कर दी। मैंने बोला पैरा क्लास, तो पैरा क्लास मैंने ऐड कर दी। और एक रूल है भाई, एक रूल है, अगर आप क्लास का यूज़ करके, क्लास सिलेक्टर का यूज़ करके स्टाइल करना चाहते हो तो डॉट का यूज़ करना। तो आपने कहा डॉट, फिर जो भी आपका क्लास का नाम आपने रखा है पैरा क्लास, और आपने यहाँ पर अपनी CSS कॉन्फ़िग अप्लाई कर दो। इससे क्या हुआ कि जिसकी भी क्लास पैरा क्लास है, जो कि इसकी है और इसकी है और इसकी है, उन तीनों के अंदर आप ये अप्लाई कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। तो हम यहाँ पे गए, मैंने बोला पैराग्राफ्स के अंदर क्लास साइन करो। मैंने बोला जी क्लास दे दी मैंने पैरा क्लास। ठीक है, और सेम मैंने बोला कि भाई ये जो क्लास है पैरा क्लास, ये मैंने बाकी 2 पैराग्राफ के अंदर भी इंसर्ट करनी है। तो मैंने बाकी 2 के अंदर भी इसको इंसर्ट कर दिया। तो पैरा क्लास के मेरे पास ये 3 पैराग्राफ्स आ गए, ये 3 पैराग्राफ्स आ गए। ठीक है, तो अगर मैं अब जाके क्लास के द्वारा स्टाइल करने की कोशिश करूँ तो मुझे डॉट का यूज़ करना पड़ेगा। डॉट देख के मुझे क्या पता लगता है कि क्लास की बात हो रही है। तो मैंने बोला डॉट पैरा क्लास, और आपने डॉट पैरा क्लास में क्या बोला कि भाई साहब आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो होगा। ठीक है, सो इस प्रकार से आपने डिफाइन कर दिया कि कोई भी ऐसी एलिमेंट या टैग तुम्हें मिलता है जहाँ पर क्लास, डॉट को देख के पता लगा क्लास, कोई भी ऐसा एलिमेंट तुम्हें मिले जहाँ पर क्लास जो है वो पैरा क्लास डिफाइंड हो, वहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो कर देना। तो इन तीनों में क्लास पैरा क्लास डिफाइंड है, तो आपने इन तीनों का बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। चेक कर लो क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर येलो बिल्कुल हुआ। लेट्स से मैंने तीसरे वाले में से हटा दिया होता, तो यहाँ पर पैरा क्लास सिर्फ इन दोनों पैराग्राफ की है, तो इन दोनों के अंदर ही आपका ये येलो कलर अप्लाई होगा। तो चेक कर लो सिर्फ इन दोनों के अंदर अप्लाई हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको क्लास सिलेक्टर के बारे में पता लगा कि जिन जिन एलिमेंट्स में क्लास डिफाइंड होगी, ये पर्टिकुलर क्लास, उन सभी के ऊपर ये प्रॉपर्टीज असाइन हो जाएंगी। भैया सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, बहुत सारी कर सकते हैं। लेट से मैंने इसी को 3 बार कर दिया, क्या हुआ, कुछ एरर आएगा? मैंने कहा नहीं, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा लेट से मैंने तीनों प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट डिफरेंट कर दी। मैंने बोल दिया रेड और मैंने बोल दिया एक्वा। अब क्या होगा, अब कौन सा आएगा? भैया देखो पहले येलो बना होगा, फिर रेड बना होगा और एक्वा बना होगा, तो एट दिन हमें एक्वा देखने को मिलेगा। मैंने कहा चेक करो क्या एक्वा दिख रहा है, बिल्कुल सही। तो ये सब भी आप कर सकते हो, पर हाँ थोड़ा अवॉइड करेंगे इन चीज़ों को हम। ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है। तो एलिमेंट सिलेक्टर समझ में आया, आईडी सिलेक्टर समझ में आया, क्लास सिलेक्टर समझ में आया। अब बात करते हैं ग्रुप सिलेक्टर के बारे में, अब बात करते हैं ग्रुप सिलेक्टर के बारे में। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे पैराग्राफ और आर्टिकल, मुझे दोनों को जो है वो स्टाइल करना है। ठीक है,
तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि पैराग्राफ कॉमा आर्टिकल, कॉमा लगा के हम बेसिकली ग्रुप सेलेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला पैराग्राफ कॉमा आर्टिकल, तो मैंने बोला जितने भी पैराग्राफ है मेरे HTML डॉक के अंदर, जितने भी आर्टिकल्स टैग्स हैं एलिमेंट्स हैं मेरे पास HTMल डॉक के अंदर, उन सभी के लिए मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन करी। मैंने बोला इन सब की विड्थ ना आप ऐसा कर दो, मैक्स विड्थ आप ऐसा करो, इन सब की विड्थ जो है इन सबको विड्थ असाइन कर दो सिर्फ 500 पिक्सल की, खत्म। तो अब ये एंटायर विड्थ नहीं लेंगे, सिर्फ 500 पिक्सल की विड्थ लेंगे, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये इस पे भी अप्लाई हुआ, ये इस पे भी अप्लाई हुआ, 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 चारों पे अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि पैराग्राफ के ऊपर विड्थ 500 पिक्सल करना, तो इससे इन तीनों के ऊपर विड्थ 500 पिक्सल आ गई। फिर आपने बोला कि भाई इस आर्टिकल के ऊपर भी 500 पिक्सल करना, तो दैट्स वाई इस आर्टिकल के ऊपर ही 500 पिक्सल की विड्थ आ गई। तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी इनको स्टाइल कर सकते हैं ग्रुपिंग के द्वारा, कि लेट से आपकी प्रॉपर्टी ओवरलैप कर रही हैं, आप दोनों के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं कॉमा का यूज़ करके, ठीक है। ये एक बात समझ में आती है। पर लेट से मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकता हूँ। लेट से कि मैं इस पैराग्राफ की इस क्लास की बात कर रहा हूँ, लेट से मैं कोई पैराग्राफ की क्लास, स्पेसिफिक क्लास की बात करूँ, तो मैंने कहा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात करिए कि P डॉट पैरा क्लास को अब यहाँ पर आप स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने पैरा क्लास जो है आर्टिकल को भी दे रखी है, अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। लेट से आपने ये जो क्लास है पैरा क्लास आर्टिकल को भी दे रखी है, पर मैंने क्या बोला, मैं किसको स्टाइल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ P की पैरा क्लास को स्टाइल कर रहा हूँ, सिर्फ P की पैरा क्लास को मैं स्टाइल कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे बोला टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो इससे क्या होगा, इससे सारा टेक्स्ट जो है सेंटर में अलाइन कर गया, इससे सारा टेक्स्ट जो है सेंटर में अलाइन कर गया, पहले वाले में कर गया, दूसरे वाले में कर गया, पर हाँ नीचे वाले दो में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई देखो पहले वाले में पैराग्राफ था और पैरा क्लास थी, और ये आपने पैराग्राफ और पैरा क्लास के लिए किया है। दूसरे वाले में पैराग्राफ था, पैरा क्लास थी, ये आपने पैराग्राफ और पैरा क्लास के लिए किया, ठीक है, दोनों में चल गया। तीसरे वाले में सिर्फ पैराग्राफ है, पैरा क्लास मेंशन नहीं है, दैट्स वाई इसमें नहीं चला। चौथे वाले में ये पैराग्राफ है ही नहीं, आर्टिकल है, इसलिए इसमें नहीं चला। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, पर हाँ जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना क्लियर आपको होता चला जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले सीखा कि बेटा व्हाट इज CSS, हमने बात की कि HTML जो होता है हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए होता है, स्केलेटन प्रोवाइड करने के लिए होता है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है, सिमेंटिक्स प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। वैसे ही CSS हमारे पास यहाँ पर स्टाइलिंग ऐड करनी हो, अपीयरेंस में चेंजेस करने हो, विजुअली थोड़ा और अपीलिंग बनाना हो अपने वेब पेज को, तो मैं CSS का यूज़ करता हूँ। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का यहाँ पर क्या तात्पर्य आपको समझा दिया है, और कौन से 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा मैं बताऊंगा कि अगर सेम एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके कौन सी वाली चूज करूं, तो वो 4 फैक्टर आपको फाइंड आउट करके लाने हैं, मुझे बताने कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आजकल कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, नींद में हो गया आजकल, थोड़ा मेहनत करो भाई। यहाँ पर आदमी का गला खराब है तब भी पढ़ा रहे, पर तुम कमेंट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा ट्राई करो करने का। आगे चलते हैं CSS के ऊपर। मैंने बोला क्या क्या तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं CSS अप्लाई करने के। हमने बोला इनलाइन CSS, जहां पर आप ऐसे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके ऐसे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं इंटरनल CSS, जहां पे आप हेड टैग के अंदर जाएंगे, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बनाएंगे और स्टाइल टैग के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और थर्ड एंड द लास्ट एक्सटर्नल CSS की बात करेंगे, जहां पर मेरे पास 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि CSS फाइल क्रिएट करो और फिर उस फाइल को लिंक करो HTML फाइल के साथ, वो भी हमने आपको करके दिखा दिया। और वहाँ पर आप इस CSS फाइल के अंदर अपने कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके हमने सीख लिए। फिर हमने बात की सिलेक्टर्स की अगर बात करें तो मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर सबसे पहले है, जहाँ पर जो भी मेरा टैग का नाम है उस टैग के स्पेसिफिक नाम को मैं यूज़ करके स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। ID सिलेक्टर, मैं अपने टैग को एक ID दूंगा और जब मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ तो स्टाइलिंग करते रहूँगा, उस ID से पहले एक हैशटैग लगा दूंगा और कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दूंगा। बहुत बढ़िया। क्लास सिलेक्टर, मैं अपने टैग को एक क्लास दूंगा और जब भी स्टाइल कर रहा हूँ स्टाइल करने से पहले एक डॉट लगा दूंगा, ऐसे डॉट पैरा क्लास करके और स्टाइल कर दूंगा। ग्रुपिंग सिलेक्टर, इसके अंदर क्या करेंगे, आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग कॉमा लगा के। आप मल्टीपल एलिमेंट्स को मल्टीपल टैग्स को एक साथ स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीपल एलिमेंट्स ऐसे सिंपल सीधा टैग के नाम भी हो सकते हैं। आप चाहो तो क्लासेस के नाम भी हो सकते हैं कि भाई आपने बोला P डॉट पैरा क्लास, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मल्टीपल वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल है। अभी अगर तो आपको उतनी भयंकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक आई है तो भी चलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही दोस्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई थिंक समझ में चीज़ आई होंगी, और कृपा करके कमेंट्स करा करें यार, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं एक्ट नहीं करूँगा कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कृपा करके अगर आपको समझ में आई, अगर आपको लगता है कि यार इस बंदे का एफर्ट है, वर्थ इट है, आपको समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी 1% ही फ़ायदा हो रहा है, तो आपका कमेंट करने में कुछ जाएगा नहीं दोस्त, ठीक है। पर मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा उस कमेंट से। तो धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर अपने दोस्तों को भी बता दोगे कि यहाँ पर एक वेब डेव का कोर्स चल रहा है जो कि समझ में अच्छे से आ रहा है, तो इससे ही मेरी बहुत सहायता होगी और मज़ा आएगा दोस्त, ठीक है। साथ साथ ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, सी या।